मैंने काफी इंटरव्यूज ले चुकी हूँ, काफी चीजें हो चुकी हैं, क्यों ना इस बार बात करें बीजेपी प्रवक्ता की। जी हाँ, हमारे पास एक मीडिया पैनलिस्ट आई है, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी हैं वो, जिनका नाम है गुंजन चौक से। आज उनका जन्मदिन भी है, तो क्यों ना पहले हम जन्मदिन की बधाई दे देते हैं। गुंजन जी, आपको सबसे पहले आज आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मेरा सौभाग्य है कि आज जन्म दिवस के अवसर पर आपकी तरफ से ये तोहफे के रूप में मुझे मिलता है। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, देखिए प्रवक्ता होना, क्योंकि एज अ स्पीकर होना, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, तो थोड़ा सा प्रोफाइल आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप क्या करती हैं। देखिए, बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मेरा जन्म भारत देश में हुआ जी, राम के देश में हुआ जी। मैं बहुत बड़ी सनातनी हूँ, मैं अपने प्रभु श्री राम की भक्त हूँ जी। तो वो मेरी एक फर्स्ट प्रोफाइल जिसे कहते हैं, वहां से शुरुआत करूंगी। मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद बचपन से ही था कि कुछ समाज के लिए करना है, बहुत बचपन से। तो मन में आया कि वकालत करना है, तो बस एक सपना देखा वकालत का जी। माता पिता के आशीर्वाद से उस सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ गई। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ का ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद कई आगे बढ़ती गई और प्रभु की कृपा से मैंने राम जेठमलानी जी के साथ अपनी वकालत की शुरुआत की। क्या बात है। 3-4 साल उनके सानिध्य में काम सीखा। उसके बाद दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों में काम सीखा। फिर मन में आया कि क्योंकि जन्म भोपाल में हुआ था, तो जहाँ जन्म हुआ है, जो जन्मभूमि है, उसी को कर्मभूमि भी बनाया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। तो दिल्ली के साथ साथ प्रैक्टिस फिर भोपाल में हमने अपना एक ऑफिस शुरू किया। तो अभी भोपाल में, इंदौर में और दिल्ली में, तीनों ही शहरों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं एज अ अधिवक्ता काम कर रही हूँ, सरकार के कई डिपार्टमेंट्स के लिए कर रही हूँ, प्राइवेट सेक्टर के कर रही हूँ। लेकिन एक ऐसा समूह है जिनके लिए मैं बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश कर रही हूँ, वो है महिलाओं के लिए। अच्छा, महिलाओं के लिए। जो महिलाएं पीड़ित है, महिला हो चाहे पुरुष है, पीड़ित वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं, गरीब वर्ग के लिए मदद कर रहे हैं। कानूनी मदद कई बार जैसी वो चाहते हैं उन्हें वो नहीं मिल पाती। अच्छा, जैसे आप एज ए लॉयर बता रहे हैं अपने आपको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप केसेस वगैरह लड़ती हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो मैं ये जानना चाहूंगी महिला या बच्चों से जुड़े किस टाइप के केसेस आपके पास आते हैं। देखिए, मैट्रिमोनियल केसेस सबसे ज्यादा हैं। जो महिलाएं कई बार डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो गई हैं अपने घरों में, वो केसेस बहुत हैं। घर संबंधित प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अब अधिकतर हमारे मध्य प्रदेश में सरकार ने रिबेट दिया हुआ है महिलाओं के नाम पे जब रजिस्ट्री होती है, तो कई घरों में महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री है। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस बहुत हैं, कस्टडी रिलेटेड डिस्प्यूट्स बहुत हैं। तो मिक्स एंड मैच केसेस हैं। अब तो महिलाओं के साथ जिस तरीके से अपराध भी पूरे देश में हम देख रहे हैं, तो महिलाएं बहुत सशक्त हो गई, तो वो अपराध डोमेस्टिक वायलेंस डिफरेंस से कुछ कहते हैं, उसमें कुछ थिन लाइन होती है डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज में। तो एज ए लॉयर आप उस चीज को कैसे समझाएंगे महिलाओं की, अगर आपके साथ इस टाइप की चीज हो रही तो यू कैन कॉन्टेक्ट द लॉयर। देखिए, मैं एज अ महिला पहले बात करूंगी, फिर एज अ लॉयर बात करूंगी। बिल्कुल। घर परिवार में जब हम साथ रहते हैं तो कई तरीके के मतभेद आते हैं जी। हर एक मतभेद न्यायालय तक लाने के नहीं होते जी। एक सामंजस्य बैठाकर परिवार में पहले जो मतभेद होते हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए हर एक महिला को जी। चाहे घर हो, चाहे उनका कार्य क्षेत्र हो, वर्क प्लेस हो, अगर वहां कोई किसी भी प्रकार के मतभेद है तो पहले उन्हें रिजॉल्व करें। और अगर वो उसकी सीमा इस कदर बढ़ रही है कि असहनीय है, तो फिर अपने अधिकारों के लिए इंतजार न करें। कानून ने आपको प्रोटेक्शन दी हुई है, चाहे घर के प्रति हो, चाहे आप जहां काम कर रहे हैं तो वहां के प्रति हो। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जैसा भी कानून आया है जी। बिल्कुल। अगर आपके कार्य क्षेत्र में आपके साथ किसी प्रकार का हैरेसमेंट हो रहा है तो भी आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और घर परिवार में भी जा सकते हैं। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कह रही हूँ, कई ऐसी जगह है जहां पुरुषों के साथ भी प्रताड़ना हो रही है जी। तो वो धारणा में हम नहीं रह सकते कि प्रताड़ना सिर्फ महिलाओं के साथ हो रही है। तो पुरुष हो चाहे महिला हो, अपराधी का कोई जेंडर नहीं होता, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, वैसे विक्टिम का भी कोई जेंडर नहीं होता जी। बिल्कुल। तो अगर आपके साथ अपराध हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो आपके अधिकार हैं आपके पास, जरूर उनका इस्तेमाल करें। एटलीस्ट सलाह जरूर, घर बैठ के सोचते हुए ना बैठे रहे, एक सही सलाह जरूर लें ताकि उस दिशा में कदम बढ़े। बिल्कुल। मतलब अगर आप जो कह रही कि
थोड़ा बहुत नोकझोंक है तो चलेगा, लेकिन अगर एक लिमिट बियॉन्ड जा रहा है, जब आपको लग रहा है कि आपका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रहा है, देन यू शुड हैव टू गो फॉर लॉयर, ऑफ कोर्स। अच्छा, फैमिली कोर्ट और ये चीजें क्या होती है, जहाँ पे एक महिला, एक आम व्यक्ति, जैसे आपने कहा कि जो गरीब महिला है, वो किस तरीके से जा सकती है, कैसे कॉन्टेक्ट कर सकती है? बहुत सारे फोरम्स बने हुए हैं, महिला आयोग है, बहुत सारे आयोग हैं, एनजीओज आजकल काम कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट आप कोर्ट में नहीं जाना चाहते तो एनजीओ के थ्रू भी केसेस फाइल होते हैं, वकीलों के थ्रू होते हैं, काउंसलर्स के थ्रू होते हैं, सीएम हेल्पलाइन है। और मध्य प्रदेश में तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, भारतीय जनता अभी पार्टी आपने की थोड़ी देर सरकार। पहले मुझे पहले बताया था कि आपने कुछ एनजीओ में इस चीजों के लिए काम करी, गरीब महिलाओं के लिए, तो वो आप कैसे पहचानते कि आपको यहाँ जाना है, इन महिलाओं के लिए काम करना है? क्योंकि एमपी बहुत बड़ा है, ठीक है, तो क्या लोग आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं या किस तरीके से? देखिए, सरकार के भी कई एनजीओ चल रहे हैं, कई प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं जहां पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पे प्रशासन भी बहुत सख्ती से काम कर रहा है। आप थाने में कर सकते हैं, आप काउंसलर्स क्या कर सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन भी कर सकते हैं और आपको तत्काल रूप से हेल्प मिलती है। ये पूरी सरकारी बात। प्राइवेट लेवल पे भी बात करूं तो जैसे मेरा नाम है गुंजन, और हमने कानूनी गूंज नाम से एक एनजीओ शुरू किया हुआ है, आज कई वर्ष हो गए हैं, जिसमें हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं ताकि महिलाओं को या पुरुषों को उनके अधिकारों की जानकारी देते हैं कि कानून बन गया है। कानून बनने के साथ साथ उस कानून को जनता तक पहुंचाने का काम भी अब हमारा है। एज ए मीडिएटर हम लोग कोशिश करते हैं कि इस कानून की जानकारी मिले, तभी तो वो अपने अधिकार के लिए लड़ पाएंगे। मैं दर्शकों को ये चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हैरेसमेंट है, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, अगर उसकी लिमिट बढ़ गई, यानी इन द सेंस कि अगर आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं, गुंजन जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ में आप ऐसी एनजीओ के पास जा सकते हैं जहां आपकी प्रिवेंटिव केयर पे मदद हो सकती है। काउंसलर्स रहेंगे आपके जो आपको हेल्प कर सकते हैं। अच्छा गुंजन जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका जो प्रोफाइल है, आप बीजेपी कार्यालय में प्रवक्ता भी हैं, मीडिया पैनलिस्ट भी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी देख रही, हाई कोर्ट भी देख रही, फिर आप एक एनजीओ भी चला रही, हाउ डू यू बैलेंस द टाइम बिटवीन दैम? मैं यही बीच में जोड़ना चाह रही थी कि मैं माँ भी हूँ और 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ, तो घर भी संभालते हैं। और देखिए, महिला मैं हूँ या आप हैं, जैसे मैं कर रही हूँ वैसा आप भी कर रही हैं, और शायद कैमरे के पीछे भी कई महिलाएं हैं जो ये काम कर रही हैं। बिल्कुल, तो चाहे दर्शक हो, चाहे हमारे कैमरे होल्ड करने वाले लोग हो, या आप और हम हो, महिलाएं चाहें तो वो सब कुछ कर सकती हैं, बस वो चाह लें। इसमें मेरा एक बस एडिशनल पॉइंट है कि महिला चाह तो ले, लेकिन महिला के साथ उस महिला के परिवार वालों का साथ देना बहुत जरूरी है। अगर वो अनमैरिड है तो माता पिता का साथ, भाई बहनों का साथ, और अगर वो मैरिड है तो उनके सर्वप्रथम उनके हस्बैंड का और उनके इन-लॉज का साथ। जब परिवार का साथ होता है तो महिलाओं के लिए कोई भी चीज लांघना मुश्किल नहीं है, वो सब बैलेंस करती हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इन मामलों में कि जिस परिवार में जन्म हुआ उनका भी हमेशा साथ मिला, और जिस परिवार में शादी हुई मेरे इन-लॉज का, मेरे हस्बैंड का बहुत साथ मिलता है। और जो 2 नन्हे बच्चे हैं, आप बिलीव करिए मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि वो बच्चे मुझे जब मैं कभी बीमार भी रहते तो कहते नहीं मम्मा आप जाओ, क्योंकि आप कुछ समाज के लिए कर रहे हैं। तो छोटे से बच्चों के मन में ये है कि उनकी मदर कुछ कर रही है तो वो लोगों की हेल्प के लिए कर रही है, तो वो बच्चे भी ये शिक्षा पाते हैं। तो महिलाओं के लिए सब कुछ संभव है, शादी, बच्चे कुछ आड़े नहीं आते। अगर आप करना चाहें, आपका परिवार का साथ हो, तो आप सब कुछ संभव कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं सभी महिलाओं को, इन द सेंस के यूथ में भी कई लड़कियों को ये चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट प्लस अगर आप चीज को मैनेज करना जानते हैं, तो आपके लिए कोई भी चीज पॉसिबल बिल्कुल हो सकती है, जिस तरीके से गुंजन जी अपना कर रही हैं। गुंजन जी, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आप यूथ को, खास करके जो लड़कियां कॉलेज में हैं, ठीक है, उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पर मैं एक चीज और एडिशन करना चाह रही थी कि घर परिवार का तो साथ मिल जाता है कई बार, लेकिन जहां आप काम कर रहे हो आपका वहां का साथ मिलना भी, समर्थन मिलना भी बहुत जरूरी है। मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मैं भाजपा परिवार में जुड़ी। भाजपा परिवार में जिस तरह महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है, यहाँ पे महिलाओं से पुरुष उसमें फर्क नहीं देखा जाता, जिम्मेदारियां बराबरी से दी जाती हैं, दायित्व बराबरी से दिए जाते हैं, पद देने में भी पीछे नहीं हटते। तो भाजपा परिवार का भी बहुत आभार कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जिस तरह काम हो रहा है। और अगर मीडिया की बात करूं तो हमारे मीडिया प्रभारी आशीष जी का भी बहुत आभार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत जी का भी बहुत आभार, हमारे मुख्यमंत्री जी का। मीडिया पैनलिस्ट में क्या देखती है, मतलब बेसिकली आप
देखिए हम लोग का मीडिया का टीम है, तो जो भी टीवी डिबेट्स होते हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और भाजपा का पक्ष रखते हैं। पत्रकार साथियों का बहुत आभार कि वो भी इतना साथ लेकर चलते हैं, एक निष्पक्षता कर रहे हैं। 2 or 3 lines to quote to motivate youth, खास करके जो हमारी लड़कियां जो गांव में रह रही हैं, कस्बों में रह रही हैं, क्योंकि वो सोचती कि हमारे लिए बैरियर है, हम ये चीजें नहीं कर सकते, उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए यूथ से मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग वेस्टर्नाइजेशन की तरफ शायद बहुत आकर्षित हो गए हैं। भारत देश से शक्तिशाली देश कोई नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ये मैं कह रही हूँ, ये आप भी महसूस करेंगे अगर आप भारत को समझेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने भारत की संस्कृति को भी समझें, अपने भारत के इतिहास को जाने, यहाँ की धरोहर को जाने, और तब हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपने सनातन, अपने धर्म को जाने। आप जिस भी धर्म में यकीन रखते हैं उस धर्म से भी वाकिफ हो, अपने संस्कार, संस्कृति, अपनी जड़ों से आप जुड़कर रहें, और उसके बाद सपने जरूर देखें। देखिए कई सपने होते, मैं बहुत छोटी थी, मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रही हूँ, मैं हार्डली 6-7 वर्ष की थी तो मैं कहती थी मुझे वकील बनना है, लेकिन बनी। और फिर मैं जब स्कूल में आई 12th स्टैंडर्ड में, तो मैं कहती थी मुझे प्रधानमंत्री बनना है। मतलब क्या बात है, तब सोचा नहीं था, पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं बहुत समझती थी, मानती थी, तो मैं उन्हें देख के उन्हें सुनती थी, बहुत छोटी थी, उनकी बहुत बड़ी फैन भी हूँ मैं स्कूल में थी, आप बिलीव करिए। तो मैं कहती थी अपनी सहेलियों से कि मुझे यही बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। तो एक सपना देखा था, उस सपने की तरफ प्रभु आपको किस तरह जोड़ता है, अच्छे लोगों का साथ देता है कि आप उस पर बढ़ते चले जाते हैं। तो बस सपने जरूर देखें, बड़े सपने देखें। ये मत सोचिए कि ये बहुत बड़े हम कैसे पूरा करेंगे। आप सपने देखेंगे तो आप जरूर पूरा करेंगे। मेहनत करें और निराश ना हो। अगर हारते भी हैं तो निराश ना हो। आजकल हम यूथ के अंदर बहुत देख रहे हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल केसेस, उस पर जरा सा आप गौर फरमाना चाहूंगी कि बच्चों से कहना है मुझे कि जिंदगी में थकना नहीं है। अगर जो दौड़ रहे हैं वो दौड़ते रहें, जो चल रहे हैं वो चलते रहें, और जिन्हें लग रहा है अभी तो वो सिर्फ रेंग रहे हैं वो रेंगते रहें। पर बस कदम बढ़ते रहना चाहिए, तो मंजिल आप जरूर पा लेंगे। इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ जिस तरीके से उन्होंने कहा है, यूथ को मोटिवेट दिया है कि जस्ट यू शुड हैव टू गो ऑन। आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन में जब आप काम करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। तो आज हमारी मुलाकात थी गुंजन चौकसे जी से। मेरे ख्याल से आप सभी को इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट सेशन में मेरी कोशिश रहेगी कि इनसे कुछ और बातों में बात की जाए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मैं रत्ना चौहान आपके साथ हूँ, बिल्कुल मेरे कैमरामैन पंकज और शिवम के साथ। थैंक यू वेरी मच।